मोहब्बत का सफर कुछ इस तरह भी गुजरा था। भाग 2। चिड़ियों के चहचहाने से सिया की नींद खुलती है तो वह देखती है कि रेहान उसे ही देख रहा था। रेहान ने जब सिया को जागते हुए देखा तो उसने गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद वो माथे पर किस करके वॉशरूम चला जाता है तो सिया भी तैयार होने चली जाती है। उसके बाद वो चाय नाश्ता करके घूमने निकल जाते हैं, जहाँ काव्या अमित के साथ और सिया रेहान के साथ थी। वो पूरा दिन साथ घूमते हैं और शाम को खाना खाकर बातें करते करते सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी वो घूमने जाते हैं। वे सब मिलकर खूब एंजॉय कर रहे थे, जहाँ सिया रेहान के साथ बहुत खुश थी और वो हर खुशी महसूस कर रही थी जिसे उसने अपने परिवार के साथ कभी महसूस नहीं की थी। वो कभी साफ नदी देखती तो कभी मंदिर दर्शन करने जाती। एक दिन ऐसे ही वो दोनों घूमने के बाद जब घर आए तो उन्होंने काव्या और सविता जी को चक्की चलाते हुए देखा। शायद वो कुछ पीस रही थी, जिसे सिया बड़े ध्यान से देख रही थी। तो रेहान सिया को लेकर काव्या और सविता जी के पास ही बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चली जाती है। उसके बाद रेहान सिया का हाथ पकड़कर उसे चक्की चलाने का इशारा करता है। जब सिया चक्की चलाने के लिए पकड़ती है तभी रेहान सिया के हाथ के ऊपर से ही पकड़कर खुद भी उसे चलाने लगता है। उसके बाद वह सिया के चेहरे पर खुशी देख रहा था। ऐसे ही दिन कब गुजर गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक हफ्ता बीत चुका था। उन्हें काफी खुश थे वो दोनों, लेकिन कहते हैं ना, जब खुशी होती है तो उन्हें कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। ऐसे ही वो दोनों एक दिन शिव जी के मंदिर के दर्शन करके घर वापस आ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक औरत मिलती है जिसके साथ दो आदमी भी थे। वह सिया को जब एक लड़के के साथ देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब सिया उन्हें देखती है तो डर की वजह से रेहान का हाथ जो पकड़ा हुआ था उन्हें और जोर से पकड़ लेती है कि शायद कोई उसका हाथ रेहान के हाथ से छुड़ा न दे। लेकिन रेहान उस औरत और सिया की इस हरकत को देख समझ गया था कि ये सिया को अच्छी तरह से जानती है, तो वह भी सिया का हाथ कसकर पकड़ लेता है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई परेशानी की लकीर नहीं आने दी। एक मुस्कान थी जिससे कोई भी उसके चेहरे को नहीं पढ़ सकता था। वह औरत पहले सिया को देखती है, उसके बाद रेहान को, जैसे उन्हें समझने की कोशिश कर रही हो। सिया उस औरत से कुछ कहने ही वाली थी कि वह औरत मुस्कुराते हुए सिया को गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सिया को अलग करते हुए कहती है, सिया ये कौन है? उसने रेहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सिया ने उनसे कहा, मनीषा बुआ, ये रेहान है, मैं इसे पसंद करती हूँ। सिया ने हिम्मत करके कह देती है। इतना सुनते ही मनीषा के साथ जो आदमी थे वो रेहान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मनीषा उन्हें हाथ दिखाकर वहीं रोक देती है और फिर खुशी से सिया के सिर पर हाथ फेरती है। उसके बाद वो रेहान की तरफ देखती है तो रेहान उसके पैर छू लेता है, जिससे वो भी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है और सिया से घर चलने को कहती है। पहले तो सिया मना करती है, लेकिन जब उसने रेहान की तरफ देखा, क्योंकि वो चाहता था कि एक दिन तो सबको बताना ही है, तो क्यों न अभी बता दिया जाए, तो सिया हाँ कह देती है। फिर वो दोनों भी घर को चल देते हैं। मनीषा के साथ जो आदमी थे वो किसी को फोन करता है। उसके बाद वो भी मनीषा के साथ घर चल देता है। रास्ते में सिया रेहान के कंधे पर अपना सिर रखे हुए थी, जिसे वो अपने हाथ से सहला रहा था, जो काफी आरामदायक था सिया के लिए। वो जब घर पहुंचते हैं तो सिया को काफी घबराहट होने लगती है। वहीं रेहान काफी परेशान था, लेकिन वह सिया का सोचकर शांत था। जब वह घर के अंदर पहुंचते हैं तो सब लोग घर में थे और काफी ज्यादा भीड़ हो रही थी। घर के बाहर से तो सिया रेहान का हाथ कसकर पकड़कर घर के अंदर जाती है। मनीषा भी उनके साथ ही अंदर जाती है। सिया देखती है कि वहां पर उसके मम्मी पापा, चाचा चाची सब लोग थे। सिया चलकर उनके पास आती है, जिसके साथ ही रेहान भी था। तो चलते हुए चारों ओर देखती है, जहां उसे कुछ लोग हाथ में हथियार पकड़े नजर आए। तभी उसके दिमाग में अचानक से एक बात आती है जो उसने पहले भी कई बार सुन चुकी थी, कि उसके घर वाले काफी ज्यादा खतरनाक है। वो एक मिनट में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो सिया सब सोचकर एकदम से डर गई। सिया ने चलते हुए जो रेहान का हाथ पकड़ा हुआ था वो घबरा कर उसका हाथ छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। उसके बाद रेहान अपना हाथ देखता है और सिया की तरफ देखता है और आगे बढ़कर सिया के कंधे पर हाथ रखता है। तो सिया उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है।
तो रेहान उससे कुछ पूछता उससे पहले ही सिया उसे एक थप्पड़ मार देती है और रेहान से कहती है, तुम जाओ यहाँ से रेहान। क्या हुआ सिया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बताओ न सिया। और कैसी बातें करूं मैं? रेहान, नहीं करती मैं तुमसे कोई प्यार प्यार उसके सामने हाथ जोड़ते हुए, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। सिया की बात सुनकर रेहान की आंखों में नमी आ जाती है और वह सिया से कहता है, सिया तुम। इससे पहले कि रेहान कुछ और कहता, उससे पहले ही सिया अपने गले में चेन जो रेहान ने उसे पहनाई थी वो निकाल कर रेहान के हाथ में रख देती है और खुद उसे छोड़ आगे बढ़ जाती है। जब सिया ने रेहान के हाथ में उसकी पहनाई हुई चेन को रख देती है और आगे बढ़ जाती है तो रेहान उसे हैरान नजरों से देखता है और जल्दी से आगे बढ़कर कंधे पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है तो सिया उसके गाल पर फिर से थप्पड़ मार देती है और रेहान से कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता ना? मैंने जब एक बार कह दिया तो पीछे क्यों पड़े हो मेरे? उसके बाद वो रेहान के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ। रेहान उसे ऐसे देख परेशान था। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता तो उससे पहले ही सिया उसे कहती है, अब कुछ मत कहो, चले जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है तो रेहान अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए वहां से जाने लगता है। वो थोड़ा आगे बढ़कर एक बार पीछे पलटकर देखता है तो सिया उसे ही देख रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सिया ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वह ऐसे सबके सामने कुछ पूछ भी नहीं सकता था, तो वह उस वक्त चले जाना ही बेहतर समझा और सिया के घर से चले जाता है। सिया जो अब तक अपने आंसुओं को रोक रखी थी, वो रेहान के जाते ही अपने कमरे की ओर दौड़ लगा देती है और खुद को कमरे में कैद कर लेती है और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उसे रेहान जाता हुआ दिखाई देता है। वह पैदल चलकर आगे बढ़ रहा था। वह एक बार ऊपर की तरफ देखता है जहां उसे सिया दिखती है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती है और पीछे पलट जाती है और अपने आंसुओं के साथ ही बेड पर बेजान सी गिर जाती है। तो वही रेहान, जिसने सिया की आंखों में नमी अच्छे से पहचान गया था, लेकिन वह उससे कुछ कह भी तो नहीं रही थी जिससे वह कुछ समझ सके। उसके दिल में और दिमाग में सिर्फ सिया ही चल रही थी। वह उसे बहुत टाइम से जानता था। वह मर जाएगी लेकिन कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर क्यों उसने ऐसा कहा? आखिर क्यों? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है, जो काफी पुराना था लेकिन काफी अच्छी तरह से उसे सजाया गया था। वह सीधा अपने कमरे के बेड पर गिर जाता है। उसका सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वह एकदम से बेड से खड़ा होता है और अपनी अलमारी के साइड से बोतल निकालता है जो कि शराब की थी, उन्हें पीने लगता है। एक के बाद एक 4-5 बोतलों को खाली कर देता है, लेकिन उसे फिर भी चैन नहीं मिलता है। वह शराब की और बोतल देखता है, लेकिन उसे नहीं मिलती है, जिससे वह झिझक कर उठता है और जैसे तैसे खड़ा होता है। उससे पहले ही वह बेड पर तिरछा गिर जाता है, जिससे उसके सिर पर हल्की सी चोट लग जाती है। अब उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह खड़ा हो सके। उसके बाद उसे बड़ी मुश्किल से नींद आती है और नशे के कारण वह गहरी नींद में सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में बेजान सी पड़ी हुई थी, जैसे उसके शरीर में अब कुछ बचा ही न हो। ऐसे ही कब उन दोनों की दर्द भरी रात बीत गई उन्हें पता नहीं चला। सिया की आंख तब खुली जब उसके घर में शोर शराबा सुना तो वह जल्दी से उठी और कमरे के बाहर निकल कर देखा तो वहां बहुत भीड़ थी, जैसे कुछ हो रहा हो। जैसे ही उसने अपने कमरे से बाहर आकर खड़ी हुई, वैसे ही उसके घर के एक पड़ोसन कहती है, देखो तो आ गई सिया, चलो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। उसने सिया के पास आते हुए कहा। वो अपने साथ सिया को उसके कमरे के अंदर ले गई, लेकिन सिया कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ ये सब क्या हो रहा है। कुछ पूछती उससे पहले ही वो कहती है, सिया ये ले तेरे कपड़े और इन्हें जल्दी से पहनकर तैयार हो जा। आज कुछ है क्या? काकी, वो बोलती है, क्या तुझे बताया नहीं गया है? आज तुझे देखने के लिए रिश्तेदार वाले आ रहे हैं। चल अब समय नहीं है, जल्दी से तैयार होकर आजा बाहर। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसने सिया से जो कहा उसके बाद अब तो उसकी हिम्मत ही टूट गई थी। ऐसा क्या करे जिससे उसे इन सब से छुटकारा मिल जाए।
वो बेजान सी जमीन पर बैठ गई। शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो अपनी सांसें ले रही थी और अपने आप को समेट रही थी। बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और धीरे धीरे करके तैयार होने के लिए बाथरूम में घुस गई। उसने वहां अपने अक्स को देखा तो उसकी आंखें अपने आप नम हो गई और खुद को रोने से रोक नहीं पाई और वहीं पर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगी। जब उसे रहा न गया तो वह जमीन पर बैठ गई और घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर न जाने कब तक रोती रही, जब तक कि उसे रेहान की आवाज सुनाई न दी। सिया ने आवाज सुनकर अपना चेहरा एकदम से उसकी तरफ किया जहां से उसे आवाज आई थी, तो उसने देखा कि वहां रेहान खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। सिया उसे देख थोड़ा सा शांत हो गई और वह धीरे से उसके पास आ गई और उसके पास आकर बैठकर उसकी आंखों की नमी को अपने अंगूठे से पोंछने लगा। रेहान को अपने पास देखकर सिया को जैसे सुकून सा मिल गया हो, लेकिन जैसे ही उसने रेहान को अपने पास पाया तो वह घबराते हुए इधर-उधर देखने लगी और जैसे ही कुछ कहने को मुंह खोलती, रेहान उसे गले से लगा लिया और उसे कहने लगा, चुप हो जाओ, कुछ मत कहो, प्लीज शांत हो जाओ। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेहान, यहाँ लोग बहुत बुरे हैं, तुम जाओ यहाँ से, उसने रेहान को खुद से अलग करते हुए कहा। तो रेहान सिया से कहता है, चुप, शांत हो जाओ सिया, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अब चलो अपने आंसू पोंछो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, फिर भी तुमने अपनी ऐसी हालत बना रखी है। उसकी बात सुन सिया जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है और उससे कहती है, नहीं, नहीं रो रही हूँ मैं। लेकिन वह उससे पहले कुछ कहती वहां से रेहान गायब हो चुका था। जैसे वह उसका एक भ्रम था, लेकिन वह एक एहसास उसके अंदर कुछ देर के लिए जान फूंक गया था। वह हिम्मत करके तैयार हुई। सिया जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई, तब उसे अपने कमरे में एक लड़की दिखी जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी, जिससे सिया को उसकी शक्ल दिख नहीं रही थी। सिया थोड़ा सा आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखती है, तो वह लड़की सिया की तरफ पलटती है, तो सिया उसे पहचान जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, काव्या थी, जो उससे मिलने आई थी। जब काव्या सिया को देखी तो उसे रहा न गया और वह उसके गले लग गई और उसके सिर को सहलाने लगी। सिया को काव्या का आना कुछ देर के लिए उसे अच्छा सा लगा था कि वह काव्या से अलग होती है और उससे कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? उसने पलटते हुए कहा। तो आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में अपलोड करूंगी। तब तक के लिए आप लोग को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें।